भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ क्या है? भूमि पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, बनावट, जैसे पर्वत सब भूमि पर पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। लगभग 43% जो भू क्षेत्र है हमारा वो मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। बारहमासी नदियाँ क्या हैं? ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, वह बारहमासी नदियाँ कहलाती हैं। 12 मास से 12 मासी बना है, तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो ऐसी नदियाँ जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है, वे नदियाँ 12 मासी नदियाँ कहलाती हैं। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। आप देखते हैं कि जो भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, ज़्यादातर जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उन्हीं के आसपास हैं। आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपका आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे है कि नहीं? तो जो भी हमारे पर्यटन स्थल है वो सब किसी न किसी नदी और झील के किनारे हैं। जैसे हमारे भारत देश में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, रिहंद है, गोदावरी है। ये सब हमारे भारत देश की प्रमुख नदियाँ हैं और सब सदाबहार नदियाँ हैं। सदाबहार मतलब 12 मासी नदियाँ हैं। इसी प्रकार झीलें हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर अलग अलग राज्यों के झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे डल झील है, वुलर झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है। ये सब जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील है, डीडवाना झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में आपका नैनीताल है, देवताल है, सात ताल है, माला ताल है, खुरपा ताल है। जितने भी ताल हैं वो सब नैनीताल में है, उत्तराखंड में है। जितने भी प्रकार के ताल पाए जाएंगे वो सब कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में है। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के नाग नागिन पाए जाएंगे वो सब आपके जम्मू कश्मीर में है। नाग नागिन मतलब नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, मीठे पानी की झील है, तमिलनाडु में आपकी पुलिकट झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, केरल में अष्टमुडी झील है। कहने का ये मतलब है कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की नदियाँ अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जिनके किनारे पर्यटन का विकास हुआ है, जहां लोग घूमने की दृष्टि से जाते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इन नदियों, झीलों, पर्वतों, पठार, मैदान, वनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब देख लेते हैं कि ये एक डायग्राम बनाया गया है, एक चार्ट बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि 43% जो है, ये ब्लू कलर से जो 43% है ये आपका मैदान है, येलो कलर वाला जो आपका ये पर्वत है, ये आपका पठार है। तो आपके 43% क्या है? मैदान है। आपका 30% पर्वत है और 27% पठार है। हमारे भारत देश की जो भूमि का बंटवारा किया गया है। आगे देखते हैं भूमि का उपयोग क्या है? भू उपयोग। भूमि का उपयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं? भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन, जो भी वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? भूमि में पाए जाएंगे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? बंजर भूमि का वह भाग होता है जो हमारे उपयोग में नहीं आता है, खाली पड़ा हुआ है, जो उपजाऊ नहीं है, वह बंजर भूमि कहलाती है। बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि अर्थात जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि है, वह जो है बंजर भूमि कहलाती है। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। गैर कृषि प्रयोजनों में जिसमें हम कृषि कार्य नहीं करते हैं, ऐसी भूमि, जैसे आप इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, ये क्या है? आपके गैर कृषि अयोग्य भूमि है। ये गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि है। वन हो गया कृषि के लिए जो भूमि है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि।
मतलब जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। एक बंजर भूमि हो गई, दूसरी आपकी हो गई जिनमें हम इमारतें बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं। तब तीसरा आपका है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि क्या होती है? परती भूमि भूमि का वह भाग होता है जिसे हम कुछ समय के लिए, जिस पर हम कृषि कार्य नहीं करते हैं, 2-3 साल के लिए हम छोड़ देते हैं। 2-3 साल तक हम उस पर कृषि कार्य इसलिए नहीं करते हैं ताकि जो उसकी उर्वरता है वो बढ़ सके। तो परती भूमि वह भूमि होती है जिसमें हम लगातार 2-3 वर्षों तक कृषि कार्य इसलिए नहीं करते हैं ताकि जो है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। 2-3 साल के बाद हम उस पर खेती करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ सके। तो परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, एक बंजर भूमि होती है जिस पर हम कृषि नहीं करते हैं, परती भूमि होती है। परती बंजर भूमि में तो हम कृषि कार्य करते ही नहीं हैं। परती भूमि में हम कृषि कार्य तो करते हैं लेकिन 2-3 वर्षों के अंतराल में करते हैं। अब कृषि अयोग्य भूमि और कौन कौन सी हैं? जैसे स्थायी चारागाह या अन्य गोचर भूमि। गो माने गाय, मतलब पशुओं के चरने के लिए जो भूमि होती है, जो चारागाह बनाए जाते हैं, वो कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार आपका बा है विविध विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। ये क्या है? ये भी आपकी कृषि अयोग्य भूमि है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल भूमि शामिल नहीं है ये। फिर है सा कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब ऐसी बंजर भूमि जो कृषि के लिए योग्य तो है लेकिन उस पर 5 वर्ष तक हम खेती नहीं करते हैं, 5 वर्ष के बाद उस पर खेती करते हैं। परती भूमि, परती भूमि अभी आपको बताए। परती भूमि क्या है? वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। अर्थात परती भूमि क्या है? जहाँ हम एक कृषि वर्ष क्या होता है? कृषि वर्ष होता है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। कृषि वर्ष को ही हम फसली वर्ष भी कहते हैं। चाहे कृषि वर्ष कहें चाहे फसली वर्ष कहें, ये आपका 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। जैसे हमारा जो शैक्षिक सत्र होता है, हमारा शैक्षिक सत्र पहले 1 जुलाई से 30 जून तक चलता था। अब वो क्या हो गया? अब वो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलता है। तो एक हो गया आपका शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, और आपका एक हो गया फसली वर्ष हो गया, या हम इसको कृषि वर्ष भी कहते हैं। ये आपका 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। तीसरा आपका हो गया वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष आपका होता है 1 मार्च से वित्तीय वर्ष भी आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी प्रकार होता है बैंकिंग वर्ष होता है शायद एक, वो भी जुलाई से जून तक माना जाता है। तो कृषि वर्ष क्या है? कृषि वर्ष को ही हम फसली वर्ष कहते हैं, और कृषि वर्ष का तात्पर्य होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो परती भूमि क्या हुई कि जिसमें हम 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक जिस भूमि पर खेती नहीं करते हैं वह परती भूमि कहलाती है। और खेती इसलिए नहीं करते हैं ताकि उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। बाहे वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन मतलब प्राचीन, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। एक तो परती भूमि को बांटा गया है यहाँ वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती। तो वर्तमान परती कह सकते हैं, पुरातन परती कह सकते हैं। परती भूमि को 2 भागों में बांटा गया, वर्तमान परती भूमि और पुरातन परती भूमि। वर्तमान परती भूमि में कौन सी भूमि आती है? जहाँ 1 कृषि वर्ष तक या 1 फसली वर्ष तक कृषि कार्य न किया गया हो। और पुरातन परती भूमि कौन सी परती भूमि कहलाती है? जहाँ 1 वर्ष से लेकर 5 कृषि वर्ष तक, 1 कृषि वर्ष से लेकर 5 कृषि वर्ष तक खेती ना की गई हो। 5वां है आपका शुद्ध मतलब निवल, बोया गया क्षेत्र। 1 कृषि वर्ष में, 1 कृषि वर्ष का मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, जैसे 1 कृषि वर्ष में हम भूमि में 1 बार से अधिक अनेक फसलें उगाते हैं 2-2, 3-3 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के अंतराल में। 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध
बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक होता है शुद्ध कृषि क्षेत्र और एक होता है सकल कृषि क्षेत्र। शुद्ध कृषि क्षेत्र क्या होता है? एक वर्ष में किसी भूमि पर बोए गए फसलों की संख्या। और इसमें जब हम सकल कृषि क्षेत्र में इसी को जोड़ देते हैं तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ये चार्ट समझ लेते हैं। इसमें जो हमारा भूमि का उपयोग है, भू उपयोग है, सामान्य भू उपयोग, उसको अलग अलग दर्शाया गया है अलग अलग वर्षों में। जैसे 1960 और 61 के दौर में हमारे यहाँ की भूमि का बंटवारा है। फिर 2014 और 15 में भूमि का बंटवारा किया गया है। आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाला है ये गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत आता है। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत आप देखेंगे गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत 46.26% 1960-61 में भूमि थी। और यहाँ पर आप देखेंगे गैर कृषि अच्छा इसमें नहीं दर्शाया गया है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। अगला देखते हैं वन। वनों को हम देखते हैं कि वन कितने हैं यहाँ 18.1%। यहाँ फिर देखेंगे इसी प्रकार वनों की संख्या कितनी घटी कितनी बढ़ी। फिर गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र ये आपका हो गया। फिर बंजर तथा कृषि योग्य भूमि आपके 18.1%। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि 18.61%। विविध वृक्षों वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र आपका 18.1%। तो ये अलग अलग आपका बंटवारा किया गया है पूरी 100% भूमि का कि 46.26% पर गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र आता था। फिर 18.11% आपका जो है वन के अंतर्गत आता था। 18.11% आपका बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता था। 4.95% जो क्षेत्र है वो कृषि गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत। तो ये अलग अलग दर्शाया गया है। अब देखते हैं हम भारत में भू उपयोग प्रारूप, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014-15, दोनों डायग्राम अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ये अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है भूमि के बंटवारे को, इसको आप देख लीजिएगा। भारत में भू उपयोग प्रारूप की चर्चा हम कल करेंगे। पढ़ते रहिए बच्चों, आप लोग सब लोग किताब खरीद लिए होंगे। किताब खरीद के बस किताब पढ़ते रहिए। अब किताब पढ़ने के बाद फिर लास्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फिर ये हम अभ्यास प्रश्न आपके कराएंगे, तब फिर आपको कॉपी बनाना है इन अभ्यास प्रश्नों की। अभी आप सिर्फ चैप्टर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।